चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं मेटल नॉन मेटल, जिसमें मैं आपको बेसिक से स्टार्ट कराऊंगा और पूरा चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा। तो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, moderately reactive metals in activity सीरीज। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल का मतलब होता है सीरीज में वो मेटल जो कि मिड लेवल पर अपनी रिएक्शन दिखाते हैं अदर मेटल के साथ या हाइड्रोजन से जो ऊपर होते हैं, लेकिन हाईली रिएक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, अब सेकंड आते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स, जो कि सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं और इन से भी ऊपर होते हैं, जो कि अपना काफ़ी अच्छा खासा रिएक्शन दिखाते हैं, जिनके एग्जांपल्स आपके सामने हैं। ये आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इनको हाथों हाथ लिख लीजिए, जिससे लिखते लिखते आपको ये याद भी हो जाएंगे। ये हमारा गोल्ड है, ये सिल्वर नीचे, फिर ये मरकरी, फिर ये कॉपर, फिर ये हमारा सेंटर पॉइंट है। मतलब ये जो होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। अभी आप इनके सिर्फ नाम याद करिए, अभी जब मैं आगे बढ़ूँगा तो रिएक्शन के साथ इनको समझाऊंगा कि क्या मैं कहना चाहता हूँ, जिससे कि आपको ईज़िली समझ में भी आ जाएगा। ये डिक्रीजिंग सिचुएशन है, जैसे से नीचे आते जाते हैं मेटल में ये अपना रिएक्शन कम दिखाते हैं। मतलब इसको आप थोड़ा सा यूँ भी समझ सकते हैं, अगर रिएक्शन में मान लो आयरन है और कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट को अगर हम आयरन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें जो आयरन है इसको उठा के बाहर फेंक देगा। क्यों फेंक देगा? क्योंकि कॉपर के अकॉर्डिंग जो Fe का स्थान है वो ऊपर है। तो आपको स्थान ही इसमें याद रखना है, प्लेस याद रखना है कि जो कॉपर से ऊपर है वो सब उठा के कॉपर को बाहर फेंक देंगे अगर रिएक्शन में अगर शामिल होंगे तो क्या मिलेगा हमें? FeSO4 प्लस Cu उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। तो यही अगर ZnSO4 प्लस Cu करेंगे तो सॉरी CuSO4 प्लस Zn करेंगे तो बन जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। Al2SO4 बन जाएगा अगर कॉपर सल्फाइड से अगर हम करेंगे और उसका एल्यूमिनियम का, तो कॉपर सल्फेट में से हमारा Cu अलग हो जाएगा। ऐसे CuSO4 प्लस Mg करेंगे तो MgSO4 प्लस Cu बन जाएगा। फिर CuSO4 और Ca का करेंगे तो CaSO4 और कॉपर अलग हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ये कुछ इस तरह से ही है। आपको इस तरह से इसको रिएक्शन भी याद हो जाएगी और ये भी रहेगा। बस इसमें आपको प्लेस याद रखना है। कॉपर अगर इन सब से नीचे है तो कॉपर हमेशा बाहर होगा रिएक्शन होने के बाद इन सब से। यही है रिएक्टिविटी सीरीज का असली मतलब। सबसे लोअर जो रिएक्टिव मेटल हैं,
लोअर रिएक्टिव मेटल जो सीरीज़ में हैं वो हमारे सिल्वर और गोल्ड है। यानी ये कोई रिएक्शन नहीं दिखाते हैं। कैसे, आप समझिए। जब महिलाएं जब महिलाएं अपने कानों में वो पहनती हैं ईयरिंग्स वगैरह, तो वो गोल्ड के होते हैं। क्या उनका ईयरिंग कभी आपने देखा है कि वो मेल्ट हो गया, पिघल के बह गया? या कभी आपने ये देखा है कि उसके गोल्ड पर जंग लग गई? या कभी आपने ये देखा है कि गोल्ड का रंग काला हो गया? है ना। तो यही समझाना चाह रहा हूँ कि जो आयरन होता है, अगर मान लो आयरन की बालियाँ लेडीज़ पहनेंगी, तो वो एक तो आपके कानों के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि जंग इस पे भी लगेगी। क्योंकि जैसे पानी में आप भीगोगे बरसात में, तो आपने अगर आयरन की बालियाँ पहन रखी होंगी लोहे की, तो वो भी भीगेंगी। भीगेंगी तो जंग उनमें भी लगेगी। जंग लगेगी तो वो जंग का रिएक्शन आपके कानों पे भी होगा। तो एक तो आयरन का ये सीधा सीधा मतलब हो गया इस तरह से। लेकिन गोल्ड रिएक्शन कभी भी नहीं दिखाता है। सिल्वर भी कम रिएक्शन दिखाता है, लेकिन इससे थोड़ा ज़्यादा रिएक्शन दिखाता है। ये काला पड़ जाता है अगर आप रखे रहोगे तो। ये रखे रहने पे भी काला नहीं पड़ता। लेकिन बाकी सारे जो मेटल्स होते हैं वो और इस मतलब फेड टाइप के हो जाते हैं। आपने देखा हो घर में आपके बर्तन वगैरह होते हैं स्टील के, सिल्वर के, उनमें भी हल्की फुल्की शेडनेस आई जाती है समय रहते रहते। उसका रीज़न यही है क्योंकि ये सब रिएक्टिविटी जो है अपनी दिखाते हैं एयर के साथ, पानी के साथ। ठीक है ना। तो रिएक्टिविटी जो सीरीज़ है उसका यही मोटिव है जो आपको बता दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं। मरकरी। मरकरी आपने देखा उसका स्थान कहाँ है? इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Hg। ठीक है। इसका ओर जो होता है वो होता है HgS, जिसका कि हम एक और नाम सिन्नावार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। मरकरी का फॉर्मूला है Hg। मरकरी का जो ओर है वो है HgS, जिसको हम सिन्नावार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। चलिए इसको समझ लेते हैं ओर क्या है। ओर का मतलब है जैसे आपने किसी खदान में से मरकरी को निकाला, मरकरी प्राप्त हो गया। अब उसमें से और भी गंदगी के साथ आपको या और भी चीज़ों के साथ मिक्सअप करके उस खदान में से एक आध मेटल और मिला मिक्सअप रूप में, तो वो हमारा उसका ओर कहलाता है, जिसको कि हम रिफ़ाइन करके अलग से प्राप्त करते हैं। और हमारे लिए अगर यूज़फुल है तब वो ओर है। यानी कि एक ऐसी साइट है जहाँ पर हम खोदने पे हमें मरकरी मिल रहा है और उसको हम और डीप खोदते हैं तो हमें वहाँ पर ही उसका एक और HgS भी मिल गया, जो कि हमारे काम का है। तो अब वो ओर है और हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है ना। यही है इसका मतलब। ओर है सल्फाइड्स के ओर हमें मिले। सल्फाइड्स के ओर को हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्टेड कर सकते हैं इनटू ऑक्साइड्स में बाय हीटिंग strongly in the presence of excess air। यानी कहने का मतलब है सल्फाइड ओर को हमने कन्वर्ट किया ऑक्साइड फॉर्म में बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। यानी कि भरपूर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने उसको हीट किया और कन्वर्ट कर दिया किस में, ऑक्साइड में। किसको, सल्फाइड ओर को। ठीक है ना। इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं रोस्टिंग।
क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। तो रोस्टिंग कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब यही है कि किसी भी ओर को एक्सेस एयर की प्रेजेंस में हीट करके ऑक्साइड में बदल देना ही रोस्टिंग है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आप सभी के। फिर नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कार्बोनेट्स ओर। मतलब एक तो होते हैं सल्फाइड के ओर्स, एक होते हैं कार्बोनेट्स के ओर, ठीक है ना। उनको अगर हम ऑक्साइड में चेंज करना चाहते हैं, उनको अगर हमें ऑक्साइड्स में चेंज करना है तो उनको हम लिमिटेड एयर की प्रेजेंस में उनको हम लिमिटेड एयर की प्रेजेंस में उनको हम लिमिटेड एयर की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे और इस पूरी प्रोसेस को हम कैल्सिनेशन बोलते हैं। और इस पूरी प्रोसेस को हम कैल्सिनेशन बोलते हैं, ठीक है। एक रिएक्शन समझते हैं। ट्वाइस ऑफ ZnS प्लस 3O2 यानी कि जिंक सल्फाइड यानी कि सल्फाइड है तो सल्फाइड का और होगा। अभी मैंने पीछे बताया था आपको, जिंक सल्फाइड इज़ द ओर ऑफ सल्फाइड्स। तो सल्फाइड के ओर को अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सल्फाइड के ओर्स को सल्फाइड ओर्स को यानी कि सल्फाइड ओर्स है जिंक सल्फाइड। तो जिंक सल्फाइड इज़ द ओर ऑफ सल्फाइड्स, सल्फाइड का ओर हुआ। अभी हमने पीछे पढ़ा था सल्फाइड के ओर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर हम हीट करते हैं तो वो ऑक्साइड की फॉर्म में बदल जाता है, यानी कि 2Zn हो जाएगा। Zn में एक ओ लग जाएगा और वो ऑक्साइड की फॉर्म बना लेगा। सल्फाइड के ओर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो वो हमें क्या दे देगा, ऑक्साइड फॉर्म दे देगा मेटल की, ठीक है ना। और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। समझ में आ रहा है ना। सेम ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। अब की बार हमने उठाया ZnCO3 यानी जिंक कार्बोनेट। अब मैंने बताया था अभी कार्बोनेट के जो ऑक्साइड होते हैं यानी कि कार्बोनेट्स के जो ओर्स होते हैं उनको हम लिमिटेड हीट देकर या बहुत ही मतलब लिमिटेड एयर में अगर हम उसको हीट करते हैं यानी कि एयर का यूज़ ही नहीं करेंगे, मतलब अलग से नहीं देंगे, इसी में ऑक्सीजन दी हुई है। लिमिटेड एयर का मतलब होता है ऑक्सीजन उसी के अंदर शामिल है, कार्बोनेट के अंदर ही शामिल है, वही रिएक्शन करेंगे, बस उसको हीट करना है आपको। यहाँ पर आपको ऑक्सीजन अलग से प्रेजेंस करनी होगी। सल्फाइड ओर को अगर आपको ऑक्साइड फॉर्म में चेंज करना है, सल्फाइड ओर को अगर आपको ऑक्साइड की फॉर्म में चेंज करना है तो आपको ऑक्सीजन अलग से देनी पड़ेगी और हीट करना होगा और आपको क्या मिल जाएंगे, ऑक्साइड की फॉर्म मिल जाएगी। और जो बचा हुआ है वो यहाँ लिख देंगे। इस प्रोसेस को रोस्टिंग कहते हैं। रोस्टिंग का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब जब अलग से ऑक्सीजन नहीं हो और वो हीट करी जा रही हो और कार्बोनेट फॉर्म मेटल के साथ, तो वो भी हमें ऑक्साइड ही बना के देगा। लेकिन बस दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं दी थी, यहाँ पर ऑक्सीजन दी थी, ठीक है ना, इतना सा फ़र्क है। इस प्रोसेस को बोलेंगे हम कैल्सिनेशन। बात समझ में आ गई होगी।
जिंक ऑक्साइड is heated with carbon. It is reacted to metallic zinc, यानी जिंक ऑक्साइड यानी ZnO इज हीटेड। आपने जिंक ऑक्साइड को क्या किया है, हीट किया है। किसके साथ? कार्बन के साथ। जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ आपने क्या किया है, हीट किया है। तो रिएक्शन होने के बाद आपको क्या मिल रहा है, मेटालिक जिंक, यानी सिर्फ जिंक। अब बचा क्या, सी और ओ, तो ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाती है। तो आप रिएक्शन को इस तरह से याद करेंगे तो आपको क्वेश्चन भी समझ में आएंगे। तो क्वेश्चन इसका जो है ऐसे बनेगा, व्हाट हैपेंड व्हेन वी रिएक्ट जिंक ऑक्साइड टू कार्बन। क्या होता है अगर हम जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो हमें जिंक मिलेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आर यूज्ड एज reducing एजेंट। कैसे? MnO2 को हमने एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराई। अब क्योंकि हमें पता है एल्यूमिनियम की रिड्यूसिंग एजेंट है, तो कुछ ना कुछ घटाएगा ही। अब क्या घटाएगा ये समझ लो बस। तो मैग्नीज में तोड़ देगा और Al2O3 में तोड़ देगा। जब बैलेंस करोगे तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, और साथ में हीट रिलीज होगी। इसको बोलते हैं हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें से भारी मात्रा में हीट बाहर निकलती है। तो कैसे समझ में आया एल्यूमिनियम कैसे रिड्यूसिंग एजेंट है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 with aluminium is used to join railway tracks or cracked machine parts। मतलब जो Fe2O3 है और एल्यूमिनियम है, इनका कॉम्बिनेशन हमें आयरन देता है। ठीक है ना, और भारी मात्रा में हीट निकलती है। मतलब कहने का ये है कि रेलवे की पटरी है, अगर कहीं से टूट गई तो इनका अगर हमें टाँका लगाना है तो आयरन ऑक्साइड की फॉर्म को हम एल्यूमिनियम के साथ जॉइन करके रेलवे ट्रैक्स को जोड़ देंगे। ऐसे करके पट्टी लग जाती है। बात समझ में आ गई, नहीं आएगी? हाँ, इस प्रोसेस को बोला जाता है थर्मिट रिएक्शन। इस प्रक्रिया को बोला जाता है थर्मिट रिएक्शन। यानी कि आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ थर्मिट रिएक्शन, तो आपको बस ये डाल देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, या कभी आपसे पूछ लिया रेलवे ट्रैक या मशीन के क्रैक्ड पार्ट में क्या प्रोसेस यूज़ करते हैं, तो आपको उसमें थर्मिट रिएक्शन आंसर डाल देना है। या कभी आपसे ये पूछ लिया जाए
कि आयरन ऑक्साइड में एल्युमिनियम के साथ अगर हम ज्वाइन कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है या क्या मिलता है, तो हम उसमें लिख देंगे रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने के। नेक्स्ट पॉइंट, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम to the respective metals. These metals have more affinity for oxygen than carbon. These metals are obtained by the electrolysis of their molten chloride. समझिए, कार्बन को हम रिड्यूस नहीं कर सकते किनके ऑक्साइड से, इनके ऑक्साइड्स की फॉर्म से, ठीक है ना। ये मेटल सबसे ज़्यादा एफिनिटी रखते हैं ऑक्सीजन के रिगार्डिंग देन कार्बन, इसीलिए इनको ऑब्टेन करा जा सकता है बाय द इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू, उनकी मॉल्टन क्लोराइड के फॉर्म में। द मोस्ट वाइडली यूज्ड method for refining impure metals is electrolytic refining। यानी ज़्यादातर impure metals को रिफाइन करना हो तो हम कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स which occur naturally in the earth crust are known as mineral। जो एलिमेंट या कंपाउंड होते हैं वो हमें प्रकृति में से, यानी अर्थ की कोर में से, क्रस्ट में से जो भी प्राप्त होता है, जो भी एलिमेंट या कंपाउंड प्राप्त होता है उसको हम मिनरल बोलते हैं। अर्थ की क्रस्ट में से जो भी एलिमेंट और कंपाउंड प्राप्त होता है या मिलता है उसे हम मिनरल बोलते हैं, ठीक है ना। Ag और Au यानी कि सिल्वर एंड गोल्ड नेचर में फ्री स्टेट में मिलते हैं, यानी कि ये अपने आप में ही तैयार होके मिलते हैं, किसी के साथ नहीं मिलते। इसका मतलब यही है।
अब एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं कुछ मेटल्स के। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक, FeCu, Al, Mg, Na, Pb, Zn, ये हमारे मेटल हैं। इनकी प्रॉपर्टी समझ लो साथों साथ। इनकी शाइन सरफेस होती है, ये लस्टर होते हैं, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं और सोनरस होते हैं। मतलब इनको खींचा जा सकता है, घंटे बजते हैं, आवाज़ आती है, पिघलाया जा सकता है, शाइनी सरफेस होती है और लस्टर होते हैं, लचीले होते हैं। गोल्ड सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल है हमारा, क्योंकि उसकी 1 ग्राम गोल्ड को 2 किलोमीटर तक लंबी तार बनाई जा सकती है। ठीक है, 1 ग्राम गोल्ड की 2 किलोमीटर तक लंबी तार बनाई जा सकती है। मेरी बात समझ में आ गई? सिल्वर एंड कॉपर यानी Ag एंड Cu सबसे ज़्यादा बेस्ट कंडक्टर माने गए हैं। ठीक है ना? हीट और इलेक्ट्रिसिटी के भी। ठीक है, बेस्ट कंडक्टर का मतलब है अपने अंदर से इजीली हीट पास कर देते हैं, इजीली लाइट पास कर देते हैं। ठीक है, पीवीसी की फुल फॉर्म और पढ़ लेते हैं इधर ही। पॉली विनाइल क्लोराइड, ये हमारी नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मरकरी। मरकरी यानी कि पारा एक ऐसा मेटल है। मरकरी यानी कि पारा एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि जितने ही मेटल होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। जैसे कि लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ये सब रूम टेम्परेचर पे कैसे होते हैं? सॉलिड। अब रूम टेम्परेचर कितना माना गया है? आपको एक बात और बता दें इसमें कि रूम टेम्परेचर का स्टैंडर्ड जो मेज़रमेंट है वो 27 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस माना गया है। तो बात ये आ रही है कि रूम टेम्परेचर पे जो हमारा पारा है, मरकरी है, Hg है, वो लिक्विड फॉर्म में ही मिलता है। अब ये कहाँ पाया जाता है?
थर्मामीटर में मिलता है, आपने देखा होगा, ठीक है ना, जिससे कि आप मेज़रमेंट भी करते हैं। क्या मेज़रमेंट करते हैं? फीवर। ऐसे करके पारा सा होता है, जैसे आप इसको मुंह में लगाते हैं, ठीक है ना, तो इसको जब मुंह में लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये पारा ऊपर चला जाएगा, यानी जो इसकी नेक्स्ट सिचुएशन होगी वो हो सकता है यहाँ तक आ जाए। तो इससे मालूम पड़ता है कि फ़ीवर आपको इतना है, ठीक है ना। ये है हमारी पारे की कंडीशन जो आपने देखी होगी, जब फीवर आता है तब इसका यूज़ करते हैं। अब सारे मेटल्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब समझिए पहले कि रोटी नहीं है जो तवे पे सिक जाए, मेटल मेटल रोटी नहीं है जो तवे पे सिक जाए। मेटल को सच में पिघलाना है तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, वो आपके घर में गैस पे संभव नहीं है ना। तो ये तो एक हो गई छोटी सी बात कि मेटल जो होते हैं वो हाईली मेल्टिंग पॉइंट लिए हुए होते हैं। अब सिर्फ दो मेटल ऐसे हैं, सिर्फ दो मेटल ऐसे हैं जिनका कि ये भी मेटल ही हैं, जिनका कि मेल्टिंग पॉइंट लो है, यानी ये कम तापमान पे भी पिघल जाते हैं, ठीक है। और ये इतने वो होते हैं कि इनको आप अपनी हथेली पे भी रखेंगे, इनके आप अपनी हथेली पे भी रखेंगे तो भी मेल्ट हो जाएंगे हीट में, यानी धूप में लेके खड़े हो जाओ हथेली पे दोनों को, इन दोनों मेटल को, तो ये पिघल जाएंगे, ठीक है। इसीलिए इनको सेफली बचा। नॉन मेटल, नॉन मेटल का जो गुण होता है वो ये होता है, नॉट लस्चरस। नॉन मेटल कभी भी लस्चरस नहीं होते हैं। लस्चरस का मतलब है शाइन नहीं मारते हैं, लेकिन आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लस्चर होने का गुण रखता है, यानी कि शाइन मारता है। कार्बन के एलोट्रॉप्स, यानी अपर रूप, यानी कार्बन जैसे ही क्या क्या होते हैं, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के बाद हमारा डायमंड, और एक होता है C60, इसका नाम होता है बक मिंस्टर फुलेरिन, ये होता है तीसरा नाम। ये कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं, या अपर रूप भी बोलते हैं हिंदी में। एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स के एग्जाम्पल है हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, LiNa, यानी कि ये तीनों जो मेटल हैं वो एल्कली मेटल हैं और ये
नाइफ से भी कट हो जाते हैं, किससे? चाकू से भी काट लिए जा सकते हैं। इतने सॉफ्ट मेटल है ये, इतने सॉफ्ट मेटल है कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है, ठीक है ना। और इनकी लो डेंसिटी होती है और लो ही इनका मेल्टिंग पॉइंट है। लो डेंसिटी, लो मेल्टिंग पॉइंट, सॉफ्ट मेटल, कट बाय नाइफ, नेम आर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऑल्सो कॉल्ड एल्कली मेटल। मेटल को जब भी आप ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड करेंगे तो आपको मेटल ऑक्साइड मिलेगी। मेटल को जब भी आप ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड करेंगे तो आपको मेटल ऑक्साइड मिलेगी, यानी कि कॉपर को O2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ट्वाइस ऑफ CuO प्रोवाइड होगा। यानी कि जितने ही मेटल हैं उनको आप ऐसे रिएक्शन लिख के इसे बदल सकते हैं। जैसे कि आपका सोडियम है तो ट्वाइस ऑफ वो NaO हो जाएगा, ठीक है। Fe2O बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ FeO। मतलब इस तरह से सो ऑन आपकी रिएक्शंस बनेंगी, ठीक है। ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड हमारे इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपके सोडियम ऑक्साइड पानी में सॉल्युबल हो जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है ना। इसी तरह से पोटेशियम ऑक्साइड भी डिज़ोल्व हो जाता है। तो पोटेशियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड दो ऐसे ऑक्साइड हैं जो कि सॉल्युबल हैं, बाकी कोई भी सॉल्युबल नहीं है मेटल ऑक्साइड, ध्यान दीजिएगा। पोटेशियम, सोडियम, इनको खुले में रखने पर आग लग जाती है, ठीक है ना। इफ kept in the open to catch fire, that's why इनको कैरोसिन ऑयल में इमर्ज्ड किया जाता है, यानी मिट्टी के तेल में इनको रखा जाता है जिससे कि इनमें आग ना लगे, ठीक है।
आयरन बर्न नहीं होती है इजीली, ठीक है ना। लेकिन जो कील होती है, लेकिन कील जो होती है हमारी, ठीक है, कील वो वाइग्रसली बर्न हो जाती है। कील जो होती है वो कील जो होती है वो वाइग्रसली बर्न हो जाती है इन द फ्लेम ऑफ बर्नर। यानी कील को फ्लेम की मदद से, मतलब फ्लेम से बर्न किया जा सकता है, लेकिन आयरन बर्न नहीं होती है। एनोडाइजिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि थिक ऑक्साइड लेयर बनाती है एल्यूमिनियम की। एनोडाइजिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि एक थिक ऑक्साइड की लेयर बनाती है एल्यूमिनियम की। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कड़ा है, ये एनोडाइजिंग की मदद से ही बनाया गया है। यानी कि ये आयरन के ऊपर हमने, या एल्यूमिनियम के ऊपर हमने इसकी ऑक्साइड की लेयर बना दी है, जिससे कि इसमें अब जंग नहीं लगेगी। जो मैंने 2017 से पहना हुआ है, आज 2025 चल रही है, 8 साल में इसका कुछ नहीं बिगड़ा। रीज़न एनोडाइजिंग। इसका एक ही मकसद होता है, कॉरोजन से बचाना, ठीक है ना। कॉरोजन का मतलब होता है जंग, यानी कि जंग नहीं लगेगी इसमें अब, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मेटल जब भी पानी के साथ रिएक्ट करेगी तो मेटल ऑक्साइड हाइड्रोजन और हीट प्रोड्यूस करेगी। मेटल रिएक्ट विद वाटर प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड, ठीक है, एंड हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम और सोडियम हमेशा ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करती हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक। एल्यूमिनियम और आयरन और जिंक हमेशा स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। लेड, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर किसी भी प्रकार के पानी से रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। लेड, सिल्वर, गोल्ड
कॉपर किसी प्रकार के पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। एक्वारेजिया क्या होता है ये एक मिक्सचर होता है कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का। कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है जिसमें 3:1 का रेशियो मिला हुआ होता है, यानी 3 चम्मच इसके 1 चम्मच इसका, ऐसा समझ लो आप। ठीक है। और ये अपने अंदर गोल्ड को डिज़ोल्व कर लेता है इजीली। जो आपके घर पे आते हैं ना, गोल्ड साफ़ करा लो, तो गोल्ड जो साफ़ करने के नाम पर कुछ नहीं करते हैं, वो आपको साफ़ तो करके दे जाते हैं, लेकिन साथ साथ आपका लगभग इतना ग्राम गोल्ड अपने उस एक्वारेजिया में पार कर लेते हैं आपसे। सपोज अगर दिन भर में उन्होंने 100 कस्टमर भी ऐसे पकड़ लिए तो 1 ग्राम गोल्ड उनके हाथ में आ गया फालतू फंड में। और 1 ग्राम गोल्ड की कीमत आप जानते हैं आज की डेट में कितनी है। 1 ग्राम गोल्ड की कीमत ही हमारी 15,000 रुपये लगभग। तो 15,000 रुपये तो उन्होंने शाम तक कमा लिया ऐसे ही। और एक कस्टमर से 200 रुपये के हिसाब से भी उन्होंने सर्विस चार्ज लिया, तो भाई साहब 20,000 रुपये उन्होंने और कमा लिए। 35,000 रुपये इनकम कमा ली उसने।